Hello everyone, we are going to start very first chapter of geography class 10th, that is resources. इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जो भी वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज एक्चुअली रिसोर्सेज? So, resources are everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. कहने का मतलब everything available in our environment which can be used to satisfy our needs means हर वो चीज़ जो हमारे environment में available हो जिससे हम अपने needs को satisfy कर रहे हैं उसे हम resources कह सकते हैं. क्या? हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो जिसके हेल्प से हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं उसको हम रिसोर्सेज का रिकग्नाइजेशन दे सकते हैं. लेकिन जस्ट ये सिंपल सा डेफिनेशन सुटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है एक अच्छे रिसोर्सेज के रिकग्नाइजेशन के लिए कि किस मटेरियल को, किस रिसोर्सेज को हम एक बेस्ट रिसोर्सेज रिकग्नाइज करेंगे. उसके लिए 3 टर्म्स हैं हमारे पास इस बेसिक डेफिनेशन के अलावा, और हमारे पास 3 टर्म्स हैं. वो अगर कोई भी रिसोर्सेज फुलफिल कर रहा हो, कोई भी मटेरियल अगर इन टर्म्स को फुलफिल कर रहा हो, दैट मीन्स दैट इज अ गुड रिसोर्सेज. फर्स्ट वन इज that resource should be economically feasible. That resource should be economically feasible, and that resources should be technologically accessible. That resources should be technologically accessible. And third and most important is that resources should be culturally acceptable. अगर ये 3 टर्म्स इस बेसिक डेफिनेशन के अलावा ये 3 टर्म्स अगर फॉलो हो रहा है तो हम किसी भी मटेरियल को एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स के तौर पे रिकग्नाइज कर सकते हैं. कोई भी ऐसा रिसोर्स जो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको हम एक अच्छा रिसोर्स नहीं मान सकते. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, माइनिंग. तो माइनिंग में ये तीनों प्रॉब्लम है. माइनिंग इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है बिकॉज होल प्रोसेस ऑफ माइनिंग, मेटलर्जी, इज वेरी लेंदी प्रोसेस, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, आई मीन टू से. एंड जो उसका आउटपुट है वो कंफर्म नहीं है कि उतने बड़े माइनिंग प्रोसेस के बाद जो आउटपुट आने वाला है, जमीन के अंदर जो मिलने वाला है, वो उसका अमाउंट क्या होगा और क्वालिटी क्या होगा. तो उसमें इकोनॉमिकली प्रॉफिट का एश्योरेंस नहीं है. दैट इज वाई माइनिंग इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है. एंड माइनिंग टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी नहीं है. एज ए सेड कि पूरा जो मेटलर्जी प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो उस प्रोसेस को अप्रोप्रिएट करने के लिए और हाई प्रोडक्टिविटी गेन करने के लिए जो अप्रोप्रिएट, जो सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होना चाहिए था वो हमारे पास, खासकर हमारे इंडिया में नहीं है. तो इंडिया के अंदर माइनिंग में ये भी प्रॉब्लम है. एंड थर्ड वन, कल्चरली एक्सेप्टेंस एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. बहुत सारे नेटिव ट्राइबल्स जो कोस्टल एरिया में या फिर जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो सी बेड को और फॉरेस्ट को, जहां पे माइनिंग होता है, जहां पे माइनिंग रिसोर्सेज, मिनरल्स पाए जाने के चांसेस होते हैं, उन एरिया में रह रहे नेटिव ट्राइबल्स के लिए वो सारे प्लेसेस एक सैक्रेड प्लेसेस होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं. दे
them like a god. So they do not accept mining in their places. So उन नेटिव पीपल के द्वारा वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी नहीं होता. तो माइनिंग एक बहुत ही परफेक्ट रिसोर्सेज के ग्रुप में रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीन टर्म्स में माइनिंग सुटेबल नहीं बैठ रहा है. सिंपली मेरे कहने का मतलब कि ये तीन टर्म्स किसी भी रिसोर्सेज में सुटेबल बैठ रही हैं, दैट मीन्स वो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज है. ओके, तो हर वो चीज हमारे इन्वायरमेंट में है और वो हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वो एक अच्छा रिसोर्स है. और ये तीन टर्म्स जो फुलफिल कर रहा है, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अगर ये तीन टर्म्स फुलफिल कर रहा है तो एक रिसोर्सेज है. तो ये तो हम लोग समझ लिए कि हाँ रिसोर्सेज कहेंगे किसको, और तीन टर्म्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली रिसोर्सेज कहेंगे किसको. अब जब हम ये समझ लिए कि रिसोर्सेज किसे कहेंगे, कौन हो सकते हैं रिसोर्स बेस्ड रिसोर्सेज, तो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का प्रोसेस क्या है. कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो कैसे यूज में आ पा रहा है. लेट्स सपोज डायमंड, वन ऑफ द मोस्ट adorable things for us, diamond, platinum. So these are the minerals they found in earth crust. तो वो कैसे, वो उस पोजीशन से बाहर निकल के आना, हमारे यूज तक आना, हमारे ज्वेलरी शॉप, हमारे घर तक आना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है. जनरली उसका रियल एग्जिस्टेंस कहाँ है, उसका रियल एग्जिस्टेंस है इनसाइड अर्थ क्रस्ट, बट वो अभी हमारे घरों में है, हमारे ज्वेलरी शॉप्स में है. कैसे ये पॉसिबल हो पाया है, कौन कर रहा है ये. वो अपने आप में एक रिसोर्स है, ऑफ कोर्स वो अपने आप में एक रिसोर्स है, लेकिन क्या वो अपने रियल एग्जिस्टेंस के जगह से, इनसाइड अर्थ क्रस्ट से, क्या वो खुद से वहां से निकला, सारा प्रोसेस खुद से करके ज्वेलरी शॉप में आके बैठ गया? ऑफ कोर्स नॉट. तो इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, फंक्शन में लाने के लिए एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स, अस. क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी रिसोर्सेज, कितना भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, वो अपने जगह पे रखा जा सकता है, रह जा सकता है एक्चुअली. तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन उन सारे रिसोर्सेज को यूज में लाने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, एंड वो है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स, अस. तो ये एक ट्रायंगल से ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ दिस ह्यूमन बींग्स linked, how these human beings, human resource linked between these three factors, these three steps in process you can say. सबसे पहले कोई भी रिसोर्सेज नेचुरल इन्वायरमेंट में पाया जाता है, चाहे वो डायमंड हो या कोई भी रिसोर्सेज हो, वो नेचुरली एग्जिस्ट करेगा फिजिकल इन्वायरमेंट में. अब उस फिजिकल इन्वायरमेंट से उस रिसोर्सेज को सर्च करना, उसको वहां से निकालना, लाइक माइनिंग एंड अदर प्रोसेसेस जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं. तो कोई भी रिसोर्सेज फिजिकल इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उस फिजिकल इन्वायरमेंट में से उस रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज करना कि ये एक रिसोर्स है इस पूरे इन्वायरमेंट में, तो उसको रिकॉग्नाइज करना और इस ह्यूमन बीइंग के थ्रू उस रिकॉग्नाइज किए हुए रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी तक लेके आना और उसको मॉडिफाई करना, उसको यूजेबल बनाना, क्योंकि वो रिसोर्स अपने नेचुरल स्टेट में यूजेबल नहीं है. एज वी ऑल नो, ऑल मिनरल्स फाउंड इन फॉर्म ऑफ ओर, all minerals found in form of ore and found in physical environment, earth crust. तो वहां से ह्यूमन
ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी, होल प्रोसेस कॉल्ड मेटलर्जी। अगेन अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि माइनिंग एक बहुत अच्छा रिसोर्स नहीं है, तो रिसोर्स है, बट अभी अगर वो जब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो जाए तो वो एक अच्छा रिसोर्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल समझे थे हम लोग कि माइनिंग एक एप्रोप्रिएट नहीं हो सकता रिसोर्सेज, बट ऑल्दो वो एक रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बट वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फिजिबल थोड़ा कम है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, बट वो इन फ्यूचर हो सकता है, अभी वो नहीं है बिकॉज लैक ऑफ इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी। बट वो आगे जब ये प्रॉब्लम सोल्व होगा तो वो एक बेस्ट रिसोर्सेज साबित होगा, अभी इन चीजों के लैकिंग की वजह से नहीं है। आफ्टर ऑल माइनिंग एक अच्छा रिसोर्स है, ऑल मिनरल्स वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माइनिंग। सो कोई भी मिनरल्स अपने ओर के फॉर्म में है फिजिकल इन्वायरमेंट में, वहां से उसको निकालना और इस टेक्नोलॉजी तक लेके जाना, और ये टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करा के, अब अगेन टेक्नोलॉजी को कौन यूज कर रहा है? ह्यूमन बींग्स, वहां भी ह्यूमन बींग्स है। फिजिकल इन्वायरमेंट से उस रिसोर्स को निकालना और निकाल कर टेक्नोलॉजी तक लेके जाना, अगेन टेक्नोलॉजी यूज करने वाले लोग हैं ह्यूमन बींग्स। तो उस टेक्नोलॉजी के प्रोसेस से गो थ्रू करा के उस रिसोर्सेज को मॉडिफाई करना, यूजेबल बनाना, और उस यूजेबल रिसोर्सेज को लोगों तक डिलीवर करने के लिए इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेना। अगेन इन इंस्टीट्यूशंस को कौन हैंडल कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रोसेस है रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, उसका मॉडिफिकेशन, फिर लोगों तक लेके जाना, इन सब का बैकबोन एक ह्यूमन बींग्स है। अगर ह्यूमन बींग्स ना रहे तो सारे रिसोर्सेज अपने जगह पे रखे रह जाएंगे, उनको यूटिलाइज करने वाला, उनको यूज करने वाला कोई नहीं होगा, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज रखे रह जाएंगे और उनका कोई वर्थ नहीं रहेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एक्चुअली ऑल द अदर रिसोर्सेज इज डिपेंड्स on human resource. So here point is given, resources are a function of human activities. Resources are a function of human activities. Human themselves are essential components of resources. Human beings खुद एक रिसोर्सेज है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ओके, और बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी रिसोर्स यूटिलाइज नहीं आ पाएगा, अपने यूज के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। दे ट्रांसफर मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू द रिसोर्सेज एंड यूज देम। ऑफ कोर्स आई होप हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना, यूज में लाना, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। वी ह्यूमन बींग्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, वी आर यूटिलाइजिंग दैट नेचुरल रिसोर्सेज। सो बिना ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी रिसोर्सेज वर्थ इट, किसी भी रिसोर्स का वर्थ नहीं है हमारे एनवायरमेंट में। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। Okay, the next thing, the types of resources. Resources can be classified in the following ways. So there are many ways, there are many bases on which we are classifying the resources. First one is on the basis of origin. Origin means उसका उत्पत्ति, उन रिसोर्सेज का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, वो कैसे कहाँ से आए हैं वो। तो on the basis of origin we have two types, biotic और abiotic.
बायोटिक मीन्स वैसे रिसोर्सेज जो लिविंग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं. So that type of resources are called biotic resources. Abiotic resources, that types of resources जो नॉन लिविंग लिंग से बिलोंग करते हैं. ओके. सेकेंड, वैसे एनसीईआरटी में ये डिटेल में पढ़ना नहीं है, जस्ट ये टाइप देख लेते हैं. टाइप्स का डिटेल में जाना ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं. सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म होना. तो इस बेसिस पे दो टाइप, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में डिस्कस किए रहते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स जो रिन्यू हो सकते हैं, लाइक सनलाइट, वाटर, सी वाटर, नॉट फ्रेश वाटर. वाटर साइकिल के थ्रू वाटर भी हो सकता है. Sunlight is the most appropriate example. And second one is non-renewable. Second one is non-renewable, वैसे resources जो renew नहीं हो सकते. Like minerals. Minerals are the good example of non-renewable resources. Third basis, on the basis of ownership, स्वामित्व के बेसिस पे, these are the types of resources: individual, community, national, international. Okay, these are very easy terms. And next one is on the basis of status of development: potential, developed, stock and reserve. Okay, and one more diagram given in the NCERT. Resources are classification. So first, resources is classified in natural or human resource. Okay, so natural resources are further divided and further classified in form of renewable and non-renewable. And renewable is further classified in continuous or flow, that is wind and water. And second one is biological. तो बायोलॉजिकल में है नेचुरल वेजिटेशन and wildlife, of course. And non-renewable resources are further divided in recyclable, that is metals, and non-recyclable, fossil fuels, minerals. And human resources are just divided in two forms: structures and institutions जो human बना रहे हैं, quantity and quality जो human बना रहे हैं. Okay, so these are the types of resources, how resources are classified on different basis. Okay, इन टॉपिक्स के बारे में, इन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में नहीं जानना है. और कुछ है भी तो बहुत ही बेसिक टर्म्स, जैसे बायोटिक है, बायोटिक हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में जानते हैं, जो लिविंग स्पेसिस से बिलोंग कर रहा हो, जो नॉन लिविंग स्पेसिस से बिलोंग कर रहा हो. रिन्यूएबल जो रिन्यू हो रहा है, like sunlight. Non-renewable, individuals, community, national, international, we all know these points. Okay, next topic is development. आखिर उन रिसोर्सेज जो हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज का पर्पस क्या है? उन रिसोर्सेज का डिस्कवरी होना, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज में लाना, क्यों? फॉर डेवलपमेंट पर्पस. रिसोर्सेज आर फॉर डेवलपमेंट पर्पस. ये रिसोर्सेज चाहिए क्यों? हर एक देश रिसोर्सेज के पीछे पागल क्यों है? Because development depends on resources. Development depends on resources. Development is directly proportional to resources.
तो जितना ज़्यादा रिसोर्सेज होगा डेवलपमेंट रेट उतना ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स। तो एज वी ऑल नो कि उन सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं हम बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, और जो भी कंट्री डेवलप हो पाई हैं वो रिसोर्सेज के फॉर्म में ही डेवलप हो पाई हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। लाइक जापान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, and country like all the Gulf countries are developed, like Saudi and all the Gulf countries are developed because of natural resources, oil, gases. So they are the natural resources. Because of those resources many countries got developed, mainly the Gulf countries, and many countries also developed by human resource like China and Japan. So development is directly proportional to resources. जिस किसी कंट्री के पास चाहे फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। सो डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एज मोर रिसोर्सेज एज मोर डेवलपमेंट। बट one problem we are facing, that it was believed that resources are free gift of nature. अब जैसे ही नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर हो रहे हैं और उन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज किया जा रहा है, तो एक ऐसा टर्म आया सडनली जब न्यू रिसोर्सेज डिस्कवरी होती गई और डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ते गया। अब उस टाइम के लिए लोग ये भूल गए, लोगों के माइंड में ये रहा नहीं, लोग ये समझ नहीं पाए कि ये रिसोर्सेज लिमिटेड फॉर्म में है, लिमिटेड अमाउंट में है, और इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोरेटिव तरीके से ज्यादा ग्रीडीनेस की वजह से सर्टेन डेवलपमेंट अचीव करने के पर्पज से जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करना पड़ सकता है। हुआ वही, बिकॉज अर्लियर टाइम जब बहुत सारे रिसोर्सेज डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, बहुत सारे कंट्री डेवलप नहीं थे, और सडनली बहुत सारे रिसोर्सेज का डिस्कवरी हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने लगे, तो फॉर सम सर्टेन ऑफ टाइम पीपल फॉरगेट अबाउट द रिसोर्सेज एंड अबाउट द फिजिकल एनवायरमेंट। दे वर जस्ट स्टक विद द डेवलपमेंट एंड जस्ट for that intention they were intensely and they were freely exploiting the resources, using the resources limitlessly. अब इसका दो बैड consequences फेस करना पड़ा, एक तो रिसोर्सेज का कमी होना एंड सेकेंड इन्वायरमेंट को हार्श पहुंचना। ये दो बड़े बैड consequences फेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लग गया था कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वो एक फ्री गिफ्ट है, जितना यूज करना है करो, उसका कोई परिणाम झेलना नहीं पड़ेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत जल्द ही, कुछ डिकेड्स में ही ये ऑब्जर्व होने लगा कि रिसोर्सेज को हम अब और आगे इतना एक्सप्लोरेटिव तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो फाइनली हुआ, कुछ बहुत सालों तक बहुत रिसोर्सेज को एक्सप्लोरेटिव तरीके से यूज हुआ, जिसका रिजल्ट ये आया, एज रिजल्ट द ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा था कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दैट इज व्हाई दे जस्ट यूज्ड इट इनडिस्क्रिमिनेटली। अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अगर लोगों को ये लग गया कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एंड ये सोच के दे जस्ट स्टार्टेड टू यूज इनडिस्क्रिमिनेटली, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस तो दिखेगा, इसका नतीजा तो दिखेगा। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स नतीजा। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? सबसे पहला, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अब
बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव तरीके से रिसोर्स का यूज करने की वजह से रिसोर्सेज में हो गया डिप्लीशन। तो डिप्लीशन मीन्स कमी। ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीशियस रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोरेटिव तरीके से यूज करेंगे तो उनके अमाउंट में कमी आएगा, डिप्लीशन होगा। सेकेंड वन इज accumulation of resources in few hands which turn divide the society into two segments। अब रिसोर्सेज गेन करने के टर्म्स में जो जिनके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा रिसोर्स था वो रिसोर्सेज को गेन करते गए। तो कंडीशन ये आया, कॉन्सिक्वेंसेज ये आया कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो गए, कुछ लोगों के हाथ में ही, जो बिल्डर्स थे, जो रिच पर्सन थे, वो और रिसोर्सेज को गेन किए। और कंडीशन ये आया कि पूरा सोसाइटी दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो जो वो कुछ फ्यू पीपल जो रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किए, उनके पास दे बिकम मोर प्रॉस्पेरस, जिनके पास रिसोर्सेज का कमी हुआ दे वेर सफरिंग। सो अगेन वी आर कंक्लूडिंग, फॉर डेवलपमेंट पर्पस they blindly started to using and even exploiting the resources, and they believed that resources are the free gift of nature। अब इसका consequences ये आया, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना स्टार्ट कर दिए रिसोर्सेज का। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये आया कि रिसोर्सेज में डिप्लीशन आने लगा, कमी आने लगा, लोगों को ग्रीड पूरा करते करते। एंड सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, वो सारे रिसोर्सेज उन बड़े रिच लोगों के हाथ में चला गया, वो और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। तो पूरा सोसाइटी दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, पूरा सोसाइटी दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ओके, सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन of resources has led to global ecological crisis। This is very important point। Indiscriminate exploitation of resources has led to, ये सारे important points हैं जो आप नोट कर सकते हैं। It is for note। वैसे इन सारे points को हम explain कर भी रहे हैं, फिर भी ये सारे points के फॉर्म में दिए हुए हैं for your notes, that you can make a good notes from it। Just listen the explanation, pause the video and write these important points। So, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental problem, population, land degradation। To resolve this above problem, अब ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। दे आर द प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ बिकॉज ऑफ वेरी हाई हीट दिस अर्थ इज मेल्टिंग एंड फ्लोइंग, हाउ दिस अर्थ इज मेल्टिंग एंड फ्लोइंग, this is global warming, rising of temperature because of this is happening, these things are happening because of exploitative use of resources and ignorance the environmental issue। That is why we are facing it। And second problem is ozone layer depletion। As we all know, we are in 10th now, बहुत सारे जूनियर क्लासेस ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर, O3 ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हम लोगों को सन से आ रहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को।
सन से आ रहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। अब बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इशू की वजह से ये ओजोन लेयर वीक हो रहा है और इसमें होल क्रिएट हो रहे हैं जो अलाउ कर रहे हैं इन रेडिएशंस को हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आने के लिए और हमारे स्किन तक पहुंचने के लिए। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन डिग्रेडेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, they are the problems. Global warming, ozone layer depletion, environmental degradation, population degradation, land degradation. These problem is observing and people were facing and suffering. So अब जो भी ये प्रॉब्लम देखे हम लोग, तो अब आगे का क्या प्लान होना चाहिए, आगे क्या कुछ होना चाहिए। सो टू रिजर्व द अबव प्रॉब्लम, sorry, it should be observe the above problem, we need an equitable distribution of resources. ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कैसे? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। लिसन केयरफुली, ये सारा प्रॉब्लम आया कैसे? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? जहां प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन है। अगर ये सारा प्रॉब्लम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से आया, तो इसका अब सोल्यूशन ये हो सकता है कि उस इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन को हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दें। कोई एक व्यक्ति इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ना करे रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज इक्विटेबल फॉर्म में यूज हो और सब में इक्वली बटे। रिसोर्सेज इक्विटेबल फॉर्म में यूज हो और सब में इक्वली बटे। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली बटे, एक जगह एक्यूमुलेट ना हो। जिससे हम लोग ये देखे अभी कि दो सेगमेंट, सोसाइटी में दो सेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी हम लोग देखे कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं और इसको टैकल करने का क्या आइडिया हो सकता है। तो इसको ठीक करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स प्लानिंग। अभी जो हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कि रिसोर्सेज को प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज हो। जो भी ये प्रॉब्लम देखा गया, जो भी ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया गया, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक्चुअली क्या कुछ प्लानिंग किए जा रहे हैं, क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं ग्लोबली। सो वी हैव रिसोर्स प्लानिंग। आई होप आप सब समझ रहे हैं ये रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले अगर हम अभी से समराइज करते हैं लेक्चर को, तो सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज के डेफिनेशन को समझे कि क्या है, एंड आफ्टर दैट इसके टाइप्स को समझे, एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को समझे, एंड आफ्टर दैट indiscriminate use and its bad effect को समझें। और इसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग,
एंड मेनी मोर, उन सारे प्रॉब्लम्स को देखें। तो अभी तक हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एंड एक फैक्ट दैट पीपल थिंक कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो जितना चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हो, बट ऐसा एक्चुअली था नहीं। बहुत जल्दी समझ में आया कि ऐसा नहीं कर सकते। एक तो रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं, ऊपर से इन्वायरमेंट को हार्स हो रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो ये प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा था अभी, ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, और इससे ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड वाइड आने के बाद कुछ स्टेप्स लिए गए इसको इंप्रूव करने के लिए, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो रिसोर्स प्लानिंग क्या हो सकता है कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्टिसेबल हो। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल्स फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ मीन्स सब में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से और भी किसी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, लाइक इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन नहीं आना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहीं से एक नया टर्म निकल के आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, sustainable economic development means development should take place without damaging environment, and development in the present and should not be compromised with the needs of future generation. Simple means ये रिसोर्स प्लानिंग जो हो रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स में जो हो रहा है, उसमें ये समझना है कि डेवलपमेंट के नाम पे अंधा नहीं होना है, रिसोर्सेज का सही यूज करना है, और उसी सही यूज ऑफ रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला गया, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए। पहला, नेचर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। पहला, एनवायरनमेंट एंड दूसरा फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये दो पॉइंट याद रखना है कि डेवलपमेंट ऐसा हो कि इन्वायरमेंट को हार्श ना हो, डेवलपमेंट ऐसा हो कि इन्वायरमेंट को हार्श ना हो, और डेवलपमेंट में रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। क्या? इन्वायरमेंट को बचाना, इन्वायरमेंट हार्श नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंड, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को सेव करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग के टर्म्स में, जो इंटरनेशनली अभी जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब बैड कॉन्सिक्वेंसेज आया इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से, तो उसमें क्या कुछ स्टेप लिया गया। सो दीज आर अबाउट द स्टेप्स। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। एक्चुअली में जो भी प्रॉब्लम, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस किया जा रहा था, उसको ठीक करने के लिए, उसको डील करने के लिए, बिकॉज
ये इन्वायरमेंटल इशू इज नॉट एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर नेशन, इन्वायरमेंटल इशू इज ग्लोबल इशू एक्चुअली। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक समिट बुलाया गया, फर्स्ट अर्थ समिट 1992। अब इसमें 100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब उसमें से जो 100 स्टेट्स ऑफ, जो 100 हेड ऑफ स्टेट हैं, मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। तो रियो डी जेनेरियो एक्चुअली इज द प्लेस इन ब्राजील जहां पे 100 हेड्स ऑफ स्टेट, यानी 100 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो एक जगह मीटिंग करते हैं ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। For the first International Earth Summit, the summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and the socio-economic development at the global level. Okay. तो ये समिट बुलाया किस लिए गया? एक अर्जेंट प्रॉब्लम जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबली होना चाहिए उससे रिलेटेड है। मीन जो भी प्रॉब्लम हो रहा था इन्वायरमेंट में, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था इन्वायरमेंट में, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रहा था डेवलपमेंट में, मीन्स फास्ट डेवलपमेंट में, उसको ठीक करने के लिए 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो इज द प्लेस एक्चुअली इन ब्राजील, जिसपे मीटिंग बैठाया गया इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। कौन से प्रॉब्लम? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो द assembled leaders signed the declaration on the climatic change and biological diversity। बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारे हेड्स असेंबल्ड होके एक साइन करते हैं ऑन डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल इशू हो रहा है, इस पे कंट्रोल करने के लिए दे साइंड अ पैक्ट। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopt Agenda 21 for achieving the sustainable development in 21st century। तो इस रियो डी जेनेरियो समिट में एजेंडा 21 तैयार किया गया, जिसमें 21st सेंचुरी तक डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने का ट्राई किया गया, कन्विंस किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जरूरी है, बट डेवलपमेंट के नाम पे अभी के एनवायरमेंट को खराब कर देना, फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई बचा के नहीं रखना, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। इन चीजों को ध्यान देते हुए चलना, इन्वायरमेंट को, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेविंग, इन चीजों को ध्यान देते हुए चलना, चलने के डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया, जिसमें ये बोला गया कि 21st सेंचुरी तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव हो जाना चाहिए। इसको नाम दिया गया एजेंडा 21। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on the Environmental and Development, UNCED, United Nations Conference on the Environment and Development। तो इसमें यूएन में एक साइन हुआ डिक्लेरेशन पे, एजेंडा 21 के डिक्लेरेशन पे। क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि एजेंडा 21 के डिक्लेरेशन पे साइन कहां हुआ, कौन से इंस्टीट्यूशन में? तो यूनिसेड, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट।
which took place at the Rio de Janeiro, Brazil. It aims at the achieving the global sustainable development. इसका एम क्या है? टू अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वैसा डेवलपमेंट करते हुए इन्वायरमेंट को बचा के रखना है और रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है. दैट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through the global cooperation on the common interest. Okay, mutual needs and the shared responsibility. One major objectives of the Agenda 21 is that every local government should draw on local Agenda 21. तो उन सारे कंट्री में अपना एक म्यूचुअल कॉपरेशन है कि कैसे इस एजेंडा 21 के टारगेट को अचीव किया जाए, 21st सेंचुरी तक सस्टेनेबल ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जाए. सो ये था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियो डी जेनेरियो, वो उस पे हो गया लाइनिंग, इसमें होना नहीं चाहिए था. ओके, रियो डी जेनेरियो जो और समिट बैठा जिसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए और इन प्रॉब्लम्स पे डील किया गया कि कैसे रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से इन्वायरमेंट का भी इशू हो रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का. अब इसी मीटिंग में एक टारगेट बनाया गया कि 21st सेंचुरी तक ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है और इसीलिए इसका नाम रखा गया 21st एजेंडा 21. नेक्स्ट वन इज एक्चुअली रिसोर्स प्लानिंग. ये तो वो था जो कुछ स्टेप्स लिए गए. अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग को कंटिन्यू करते हैं. रिसोर्स प्लानिंग है क्या? तो द प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. परफेक्ट. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी कि रिसोर्सेज सब में इक्वली बटे. दैट मीन बाई जुडिशियस. तो ये रिसोर्स प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्स प्लानिंग करना है तो जहां पे जिसका नीड है रिसोर्सेज का उसको वहां मिलना चाहिए, उसको उतना ही वहीं मिलना चाहिए. नेक्स्ट वन इज इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री वेयर देयर इज इनॉर्मस डाइवर्सिटी. और ये हमारे जैसे कंट्री में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे इतना इनॉर्मस डाइवर्सिटी है. there are some region there actually there are some region which can be considered as the self-sufficient and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. So resource planning है ही ऐसा चीज जिसमें हम कोई भी ऐसा डाइवर्स कंट्री है जहां पे कहीं पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, कहीं पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, सेल्फ सफिशिएंट रिसोर्सेज है और कहीं एक्यूट शॉर्टेज है. तो इसको बैलेंस करना, जहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है वहां से रिसोर्सेज को उन प्लेसेस में लेके जाना जहां पे वो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं है. तो दैट इज एक्चुअली रिसोर्स प्लानिंग. जो चीज जहां है और वही चीज जहां नहीं है दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना. जैसे दो प्लेस है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. दो प्लेस है, अब
इस प्लेस में पानी ही पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी, फ्लड का चांसेस है, और ये प्लेस है जहां पे पानी नहीं है। तो अगर इन दोनों एरिया में हम कनेक्टिविटी कर दें, यहाँ के एक्सेस वाटर को हम यहाँ ले जाके यूज में लेके आ जाएं, तो यहाँ पे फ्लड होने से भी बचा, और यहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी होने से भी बचा। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। अभी हम एग्जाम्पल से वो चीज समझेंगे। एग्जाम्पल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ये सारे स्टेट्स, क्या ये सारे स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो ये सारे कंट्री मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश has abundance of water resources. However, both category of state lack infrastructural development. तो हम कुछ स्टेट्स का बात लिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहाँ पे बहुत मिनरल्स हैं, और अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है। तो अगर हम दोनों एरिया को मिक्स कर दें तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल सकते हैं, और इन स्टेट्स को वाटर का स्कार्सिटी अगर है तो वो अरुणाचल प्रदेश से फुलफिल हो सकता है। ये वही चीज है कि दो दोस्त हैं, वो एक ही साथ पढ़ने जा रहे हैं, एक ही क्लास में, एक ही ट्यूशन में। टोटल 6 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट का बुक एक दोस्त के पास है और 3 सब्जेक्ट का बुक दूसरे दोस्त के पास है। तो जो बुक मेरे पास नहीं है वो हम अपने दोस्त से ले सकते हैं, और जो बुक मेरे दोस्त के पास नहीं वो मेरे से ले सकता है। तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। हमारे इस डाइवर्स कंट्री में जिस स्टेट में जो चीज नहीं है वो वहां से ले सकता है उन स्टेट से जो चीज उनके पास जो चीज उन स्टेट्स में है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट वन, Rajasthan is very well endowed with the solar and the wind energy but lack in the water resources. राजस्थान है तो बहुत ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी है बट लैक है वाटर का इन स्टेट्स में। अब वाटर एबंडेंस कहां था? अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी आ जाए तो राजस्थान का सोलर एनर्जी, एक्चुअली राजस्थान अगर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में वो कनेक्शन हो जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जो एबंडेंस वाटर है उस वाटर में से कुछ वाटर अरुणाचल प्रदेश में लाया जा सकता था। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर रिसोर्सेज है उस वाटर को राजस्थान में लेके आना चाहिए था। लद्दाख हैज वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट इज डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स। यही बात है। तो रिसोर्स प्लानिंग में सिंपल यही है कि जिन स्टेट्स के पास जिस चीज का स्कार्सिटी है वो अपने अगल बगल स्टेट से ले और एक रिलेशन बनाए। उस स्टेट को जो चाहिए वो स्टेट बी को जो चाहिए वो स्टेट ए के पास है, और स्टेट ए को जो चाहिए वो स्टेट बी के पास है। दोनों में एक म्यूचुअल शेयरिंग का काम हो रहा है। अगर हो तो ऐसे रिसोर्सेज इक्वली बटेंगे और रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। Resource planning in India. Resource planning is completed process which involve complicated which involves first identification and the inventory of resources across the region of country. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में क्या है?
identification and inventory of resources across the region of the country, involving a planning structure with technology skill and industrial setup. तो क्या हो सकता है इसमें? Involving the planning structure with technology skill and institutional setup. That is how we can do resource planning in India. तो ये सारे कुछ प्रोविजंस हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ एक चीज देखना है हमें, थिंक इट ओवर। कैन यू थिंक ऑफ सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड सम रिसोर्स डेफिशिएंट येट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री? अच्छा, स्टार्टिंग में तो हम लोग पढ़े थे कि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिसोर्स के। बट यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है अपोजिट। यहाँ बोल रहा है कि रिसोर्सेज रिच है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। रिसोर्सेज रिच होने के बाद भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जो डिफिशिएंट है बट फिर भी डेवलप्ड कंट्री है। जैसे जापान में रिसोर्सेज नहीं है बट फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है। तो इसका दो एग्जाम्पल हो सकता है, इसको हम लोग यहाँ समझें। जापान एंड अफ्रीका। ये पहला है, ये दूसरा लग रहा है। तो अफ्रीका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जहां पे बहुत रिसोर्सेज हैं। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत रिसोर्सेज हैं, बट दे आर नॉट एज सो डेवलप्ड ऑल अफ्रीकन कंट्रीज। एंड जापान, जहां पे कोई रिसोर्सेज नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ये कैसे हो पा रहा है?